So let's first talk about atrophy. Atrophy यानी क्या? The decrease in number and size of a cell in what? In an organ or its part which was once normal. See, what is atrophy? Decrease in what? Number and size of a cell of an organ or its part. ब्रैकेट में मतलब ये हमेशा लिखना which was once normal. मैं अभी आगे समझाती हूँ क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है. So what is atrophy? Atrophy is decrease in number and size of a cell of an affected organ or its part which was once normal. हमने अभी पढ़ा हाइपरप्लेजिया, राइट? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. तो हाइपर है तो उसका ऑब्वियसली उसका कॉन्ट्राडिक्टरी हाइपोप्लेजिया होना ही चाहिए. तो हाइपोप्लेजिया मतलब क्या होगा? डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. अगर सेल कम हो गए तो उसका डेफिनेटली ये मीनिंग है कि ऑर्गन की साइज भी कम हो गई. तो फिर से वो वही डेफिनेशन हुई, डिक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल. तो एट्रोफी और हाइपोप्लेजिया में क्या डिफरेंस है? हाइपोप्लेजिया, सी द टर्म हाइपोप्लेजिया means developmentally small size. ओके, यहाँ पे मैंने क्या कहा? साइज और नंबर दोनों कम होंगे, बट पहले वो नॉर्मल थे. बट हाइपोप्लेजिया में पहले से ही स्मॉल साइज है, डेवलपमेंटली स्मॉल साइज. ओके, तो उसको कहते हैं हाइपोप्लेजिया. Decrease in number and size of cells of an organ or its part which was once normal is called atrophy. But hypoplasia means developmentally small size. Now let's see some of the causes of atrophy. Let's see causes of atrophy. अब देखो, it could be physiologic causes, it could be pathologic causes. पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिक भी हो सकता है. फिजियोलॉजिकल कैसे? हमें पता है विथ एज कई ऑर्गन्स दे डिक्रीज इन साइज. सो एट्रोफी इज अ नॉर्मल पार्ट और अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ एजिंग, मीन्स एज के साथ. सो व्हाट कुड बी द वेरियस फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ एट्रोफी? तो एग्जाम्पल आर atrophy of thymus in adult life. हमें पता है राइट कि विथ एज थाइमस जो ऑर्गन है इट गेट्स एट्रोफीड विथ एज. सेकेंड इज एट्रोफी ऑफ गोनेड्स आफ्टर मेनोपोज. In females, after the menopause, the gonads start atrophying, right? Then comes atrophy of lymphoid tissues with age, and atrophy of brain with age or with aging. So these are the most four important causes of physiological causes of atrophy. Thymus in adult life, atrophy of thymus in adult life, atrophy of gonads after menopause, atrophy of lymphoid tissues with age, and atrophy of brain with age. So these are the physiological causes of atrophy. Now comes pathological causes of atrophy. अब
एट्रोफी मतलब स्मॉल इन साइज, वो तो हम समझ गए, लेकिन आखिर होता है क्यों? एट्रोफी इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन स्टिम्युलस, राइट? अगर स्टिम्युलस कुछ कम मिले, नर्व सप्लाई कुछ कम हो, ब्लड सप्लाई कम हो, then it hormonal supply कम हो, then it could be the pathological atrophy. Now there are various subtypes of pathological examples, means मैंने ये alphabetically याद रखा है. Let's see now. पहला है D, मतलब disuse atrophy. डिसयूज एट्रोफी मतलब कोई भी ऑर्गन, कोई भी मसल अगर अपना फंक्शन बहुत लंबे समय तक बंद रखे, then it would start losing its functions and it gets atrophied. एग्जाम्पल हम समझे, किसी को भी फ्रैक्चर आया हाथ में, he or she would not be allowed to move his hand, और अगर वो अपना हैंड मूव नहीं करेगा तो द मसल्स ऑफ द लिम्ब स्टार्ट लूजेज इट्स फंक्शंस, मीन्स वो फंक्शन बहुत लंबे देर तक नहीं करते, सो देयर स्टार्ट्स वेस्टिंग ऑफ मसल्स. तो डिसयूज और एट्रोफी का एक फर्स्ट एग्जांपल है वेस्टिंग ऑफ मसल्स ऑफ लिम्ब विच वाज इमोबिलाइज्ड ड्यू टू प्लास्टर कास्ट. मतलब समझ गए, ड्यू टू प्लास्टर कास्ट. अंडरस्टूड. सेकेंड एग्जाम्पल है पेनक्रियाटिक डक्ट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, देन पेनक्रियाज स्टार्ट्स गेटिंग एट्रोफिड. सो सेकेंड एग्जाम्पल इज एट्रोफी ऑफ पेनक्रियाज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पेनक्रियाटिक डक्ट. सो दिस वाज डिसयूज एट्रोफी. डिसयूज एट्रोफी मतलब क्या? प्रोलॉन्ग्ड डिमिनिश्ड फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गन इज नोन एज, इट लीड्स टू डिसयूज एट्रोफी. और उनके दो एग्जाम्पल हमने देखे, वेस्टिंग ऑफ मसल्स ऑफ लिम्ब विच इज इमोबिलाइज्ड ड्यू टू प्लास्टर कास्ट, एंड सेकेंड इज एट्रोफी ऑफ पेनक्रियाज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पेनक्रियाटिक डक्ट. सेकेंड इज ऑल्सो डी. डी से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. हम सब ने एक टर्मिनोलॉजी सुनी है, क्रिप्टोर्किड टेस्टिस, राइट? In normal fetal male fetal development, the testis from lower abdominal descends to the normal scrotal tissues. और जब भी और कभी भी अगर ये testis descend ना हो, then they are known as cryptorchid testes. Their testes are smaller in size, means because of their atrophy. So there is testicular atrophy. So this is the example of developmental disorder. Then comes A, B, C, D, E, endocrinal atrophy. Right? अगर whenever the hormonal levels would go down, there are various organs which can get atrophied. Example, hypopituitarism. अगर in hyperpituitarism we can see the atrophy of thyroid, adrenal glands and gonads. Similarly, second example is hypothyroidism. In hypothyroidism we can see atrophy of the skin and the adnexal structures. Okay, so in hypopituitarism and hypothyroidism we can observe atrophy of various organs. Then comes I, ischemic atrophy. Whenever there is reduced blood supply to any of the organ does not get proper nutrition and the organ undergoes atrophy. Example क्या है? Example है atrophy of the kidneys ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टरी. अगर रीनल आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज होगा, देन द ब्लड वुड नॉट प्रॉपरली फ्लो टुवर्ड्स द किडनीज, एंड सो द किडनीज would get atrophied. Second example is atrophy of brain due to cerebral atherosclerosis or arteriosclerosis. So the two examples of ischemic atrophy are atrophy of kidney and atrophy of brain. The next one is neuropathic atrophy.
right? A muscle is supplied by a nerve, right? Whenever there is a block or section of any nerve, then the muscle could lose its functions. So and it can go atrophy, it can undergo atrophy. So example would be poliomyelitis, motor nerve disease, or any nerve cut section. So neuropathic atrophy. The next one is, where I don't have space, I am writing it here, pressure atrophy. Pressure atrophy. कोई भी ट्यूमर, सिस्ट या एन्यूरिज्म हो, then it would compress the surrounding structures, और उस सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पर प्रेशर की वजह से द स्ट्रक्चर्स कैन अंडरगो एट्रोफी, तो उसको कहते हैं प्रेशर एट्रोफी. तो उसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज एन्यूरिज्म ऑफ आर्क ऑफ एओर्टा. दिस एन्यूरिज्म कैन pressurize the sternum, so it can lead to erosion of sternum during the aneurysm of arc of aorta. So this is one example. Second is erosion of skull by what? By meningioma, or the erosion of spine by tumor of nerve root. So these three are the examples of pressure atrophy. Then still more one is there, starvation atrophy. इन starvation atrophy पहले कार्बोहाइड्रेट और फैट के जो रिजर्व्स होंगे दे वुड स्टार्ट डिप्लीटिंग, और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट और फैट्स खत्म हो जाएंगे देयर वुड बी स्टार्टिंग ऑफ प्रोटीन कैटाबोलिज्म, and overall this can lead to generalized weakness, emaciation and anemia. All these are referred as cachexia, which we normally see in the cancer patients and severely ill patients. So that was starvation atrophy. And last but not the least, idiopathic atrophy, means atrophy of any organ in which the cause is unknown, is known as idiopathic atrophy, and the example would be any myopathies, right? So these were the subtypes or the pathological causes of atrophy: disuse atrophy, developmental disorders, endocrinal atrophy, ischemic atrophy, neuropathic atrophy, pressure atrophy, starvation atrophy and idiopathic atrophy. So these were the causes of atrophy. तो हमें पहले अगर एट्रोफी पूछा जाए प्रॉफ में तो लिखना कैसे है? फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज एट्रोफी, देन वी हैव टू सी हाइपोप्लेजिया, डेवलपमेंटल स्मॉल साइज, ये आप लिखना चाहो देन इट्स वेल एंड गुड. अगर आप ये हाइपोप्लेजिया ना लिखना चाहो देन ऑल्सो इट्स ओके, बट देन आफ्टर डेफिनेशन यू हैव टू राइट द कॉजेज, और आप कॉजेज ऐसे फ्लो चार्ट में लिख सकते हो that what are the physiological causes and what are the pathological causes. Then comes morphological features. अब हमें ये पता है कि सेल की साइज में भी कमी है और सेल के नंबर भी कम है, तो ऑब्वियसली जो पूरा ऑर्गन है उसकी साइज भी कम होगी. तो हम मॉर्फोलॉजी में ग्रॉसली कोई एट्रोफिड ऑर्गन को देखें तो दैट ऑर्गन वुड बी स्मॉलर इन साइज एंड श्रंकन. ओके, और नेक्स्ट हम माइक्रोस्कोप में अगर देखें तो नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स बोथ वुड बी डिक्रीज्ड. बट डू रिमेंबर सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, सेल्स आर नॉट एट ऑल डेड. वो सेल डेड नहीं है. अब नेक्स्ट कि आखिर सेल की साइज कम क्यों हुई, तो आंसर इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड इन ऑर्गेनेलीज. सो ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफिलामेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कम होने की वजह से द साइज इज ऑल्सो डिक्रीज्ड. एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये ऑर्गेनेलीज तो कम हो गए बट देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ autophagic vacuoles. Okay, autophagic vacuoles. अब क्या है autophagic vacuoles? Do you know that? Autophagy यानी self eating. Do you know which organ is responsible for this autophagy? Yes, lysosomes. So these lysosomes which are eating the cellular debris
there would be an increase in these autophagic vacuoles. और please note this point, these autophagic vacuoles can persist as residual bodies in the cytoplasm. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइपोफ्यूसिन ग्रेन्यूल्स इन द इंटरस्टिशियल सेल्स और द लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिकुलर एट्रोफी. फिर हाइली मेम्ब्रेनाइजेशन. दिस वाज अबाउट द माइक्रोस्कोपिकल फीचर ऑफ एनी एट्रोफिड ऑर्गन. नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस ऑफ एट्रोफी. तो इसका आंसर है द डिक्रीज्ड इन प्रोटीन लेवल्स. प्रोटीन लेवल्स कम होने की वजह से there is atrophy of an organ. अब ये 2 रीज़न की वजह से हो सकता है. नंबर 1, 2 पाथवेज की वजह से होता है. नंबर 1, there is decrease in the synthesis of protein. प्रोटीन बन ही नहीं रहे हैं. क्यों नहीं बन रहे? It could be because of the decrease in the nutritional supply ही कम है. The second is degradation of protein. और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट SQ भी है और MCQ भी पूछे जाते हैं नीट पीजी एग्जाम सेट. Degradation of protein synthesis, degradation of protein molecules is due to what? Is due to ubiquitin ligase enzyme. ये ligand प्रोटीन के साथ बाइंड करता है and it directs this protein towards the proteasome to undergo degradation. So ubiquitin ligase enzyme is responsible for the protein degradation process. So इन दोनों प्रोसेस की वजह से सिंथेसिस भी कम होना और डिग्रेडेशन बढ़ जाना, इसकी वजह से the total protein level decreases which leads to atrophy of an organ. So this is the molecular pathogenesis of atrophy. So this was all about atrophy. We did the definition of atrophy, causes of atrophy, morphology of atrophied organs, and molecular pathogenesis. Now let's move towards our next cellular adaptation.